So today we are going to learn Shakespearean drama Hamlet. Hamlet is very important play और ये ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में इस ड्रामा को पढ़ाया जाता है। हर यूनिवर्सिटी में इस ड्रामा को कोर्स में डाला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? जैसे पहला कैरेक्टर है हैमलेट। फर्स्ट वी विल बी फैमिलियर। जैसे ही हम फैमिलियर हो जाएंगे कैरेक्टर से, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा समझना। ठीक है। अब ये जो हैमलेट है ना, हैमलेट ग्रीव करता है अपने फादर के डेथ का। जब प्ले की शुरुआत होती है उससे हमें पता चल गया होता है कि हैमलेट काफ़ी ग्रीव कर रहा है अपने फादर के डेथ का, और उसके फादर का भी नाम था हैमलेट ही, किंग हैमलेट। और हैमलेट का जो अंकल है उसका नाम है क्लाउडियस, और हैमलेट की जो मदर है उसका नाम है गर्ट्रूड। इवेंचुअली क्या होता है कि जब हैमलेट का फादर का डेथ हो जाता है तो क्लाउडियस जो है वो गर्ट्रूड से शादी कर लेता है। तो अनदर कॉज मिल गया है हैमलेट को ग्रीव करने का। ठीक है। अब अगला कैरेक्टर है पोलोनियस। जो पोलोनियस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि ये लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन का आदमी है, विच मीन्स क्लाउडियस के काफ़ी क्लोज है ना। क्लाउडियस के चैम्बरलिन का मेंबर है ये, और उसका बेटा लिएटीज है और उसकी बहन ओफिलिया है। ओफिलिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्योंकि हैमलेट की ये लवर होती है, गर्लफ्रेंड होती है, बिलवेड होती है। और एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है होराशियो। होराशियो जो है वो हैमलेट का बहुत क्लोज फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। ठीक है, जो हैमलेट के साथ आया था। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आई बिलीव। नाउ यू आर अवेयर ऑफ इट। टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। अब हम प्ले की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं प्ले के बैकग्राउंड को। तो कहता है हैमलेट वॉज रिटन अराउंड 1599 टू 1601। हैमलेट जो है वो लिखा गया था 1599 और 1601 के बीच में, और इसे फर्स्ट परफॉर्म भी किया गया था 1601 में। और माना जाता है कि दिस इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले, और ये भी माना जाता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्ले अमॉन्ग ऑल ट्रेजेडीज जो शेक्सपियर ने लिखा है। क्रिटिक्स सच एज एडवर्ड डॉर्डन एक क्रिटिक थे, और सैमुअल टॉलर कॉलरिज वो कहते हैं, उन्हें विश्वास है कि शेक्सपियर का जो ये प्ले है वो उनके लाइफ से इन्फ्लुएंस हुआ है, लाइफ से इंस्पायर्ड हुआ है। क्योंकि शेक्सपियर का एक बेटा था जिसका नाम था एमलेथ, और उसका अर्ली डेथ हो गया था, जिसकी वजह से भी कुछ लोग कहते हैं कि टाइटल जो है हैमलेट वो यहीं से पड़ा है। अब इस प्ले का जो सोर्स है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में सोर्स से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस प्ले का जो सोर्स है इट इज बिलीव टू बी थॉमस किड्स हैमलेट। हैमलेट एक प्ले है जो कि लॉस्ट प्ले है थॉमस किड का। तो माना जाता है, मतलब अनफिनिश्ड प्ले है, माना जाता है कि थॉमस किड से इंस्पायर्ड होके वहीं से शेक्सपियर ने शायद इंस्पिरेशन लिया होगा। नेक्स्ट द टेल ऑफ हैमलेट फ्रॉम गेस्ता डेनोरम। दूसरा भी माना जाता है कि जो सोर्स है वो मे बी जस्ता डेनोरम एक राइटर थे जिनके वर्क से लिया गया है। ठीक है, ये वर्क था जस्ता डेनोरम वाज अ वर्क बाय डैनिश ऑथर जिसका नाम था सेक्सो ग्रामेटिकस। फिर ये जो प्ले है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, जो कि शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं वो 5 पार्टों में डिवाइड होते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। हम कोशिश करते हैं कि इसको समझने की। तो जब प्ले की शुरुआत होती है तो वी गॉट टू नो कि सेटिंग जो प्ले का है वो एल्सनॉर्ड कासल है डेनमार्क में। तो मे बी यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है कि डेनमार्क मतलब ये जो प्ले है हैमलेट का जो प्ले है वो कहाँ पे, उसकी जो सेटिंग है वो कहाँ की है, तो वो डेनमार्क की है, एल्सनॉर्ड कासल में। अब कहानी की शुरुआत होती है, प्ले की शुरुआत होती है ना, राइजिंग एक्शन। कहता है द टू वॉचमैन बर्नार्डो एंड मार्सलस एट द कासल tell Horatio, Hamlet's friend, that they have been seeing the ghost of the late king. अब दो आदमी सबसे पहले घोस्ट को देखता है जिसका नाम है बर्नार्डो और दूसरा मर्सलस, एंड दे बोथ आर वॉचमैन। काशल में जो वॉचमैन होते हैं वो थे, और उन्होंने सबसे पहली बार क्या देखा, घोस्ट को देखा, और ये घोस्ट को वो देखते आ रहे थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस बात को होरेशियो को बताते हैं। तो दे टेल होरेशियो कि उसने एक घोस्ट को देखा है जो कि रिजेंबल करता है लेट किंग की तरह, है ना, लेट किंग की तरह बिल्कुल लगता है। लेटर दैट नाइट द घोस्ट इज स्पॉटेड बाय होरेशियो, और उसी रात, है ना, उसी रात होरेशियो ने भी उस घोस्ट को देख लिया, स्पॉट कर लिया।
ठीक है। और घोस्ट क्या था, होराइशियो कहाँ क्या कैसे उसे होराइशियो को कैसे बिलीव हो गया कि सच में ये किंग का ही घोस्ट है, किंग का ही स्पिरिट है। कहता है होराइशियो and he reads the name King Hamlet on his armor and the king's expression on his face, which means कि किंग के आर्मर के ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, किंग का नाम लिखा हुआ है, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल गया कि ये राजा का ही घोस्ट है ना, किंग हैमलेट का ही घोस्ट है। Now Horatio decides to tell Hamlet about the spirit of the late king. अब Horatio डिसाइड करता है कि वो लेट किंग के वो हैमलेट को, अपने फ्रेंड को बताएगा उसके फादर के घोस्ट को उसने देखा है। मीनवाइल उसी समय क्या होता है कि हैमलेट्स अंकल क्लाउडियस, जो हैमलेट का अंकल क्लाउडियस है, जो कि मर्डरर भी है ना, ऐसा माना जाता है प्ले की शुरुआत में ही, क्योंकि घोस्ट ये चीज इसको बताता है कि जो क्लाउडियस है, क्लाउडियस ने ही किसको मारा है, किंग हैमलेट को मारा है, जो कि हम कहानी में आगे देखेंगे। ठीक है, हैमलेट्स अंकल क्लाउडियस अभी एक नया राजा बन चुका है और वो डिक्लेयर करता है कि अब वो शादी करने वाला है किससे, गर्ट्यूड से। गर्ट्यूड कौन थी, हमने ऑलरेडी कैरेक्टर्स को देख रखा है। गर्ट्यूड वाज द मदर ऑफ हैमलेट और ये वाइफ थी किंग हैमलेट की, विच मीन्स कि क्लाउडियस हैमलेट का जो अंकल क्लाउडियस है वो गर्ट्यूड से शादी करने जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, फादर के डेथ का होना, उसके बाद माँ को उसने देखा अपनी मदर को तुरंत शादी कर लेना अंकल से, तो ये सारी चीज़ें जो एक तरह से टोन सेट कर रहा है प्ले का, और उसमें ये दिखाया जा रहा है और ये एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से कितने प्रेशर में कौन है, हैमलेट है। हैमलेट काफ़ी ग्रीव कर रहा है, अपने फादर के डेथ का ग्रीव कर रहा है, अपने मदर के खोने का, अभी ही हैजंट लॉस्ट हिज मदर, बट अगर देखा जाए तो इमोशनली है ना, ये अपनी माँ को खो चुका है, क्योंकि वो अपने अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसके अंकल ने गर्टूड से शादी कर रखा है, मतलब करने वाला है। ये सारी चीज़ें उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसी समय और भी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। पोलोनियस, पोलोनियस का जो बेटा है लेटिस, वो विशेस टू रिटर्न फ्रांस, वो दोबारा से फ्रांस जाना चाहता है क्योंकि वो फ्रांस में पढ़ाई कर रहा है, वो फ्रांस जाना चाहता है। और पोलोनियस जो है वो लॉर्ड चैम्बरलिन का मेंबर है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी समय हैमलेट इज सीन एज अ मॉर्नफुल प्रिंस, जो कि मैंने पहले बताया कि हैमलेट यहाँ पे एक तरह से मॉर्नफुल प्रिंस की तरह बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है, कहानी की शुरुआत में हमने देखा किंग का डेथ हो चुका है ना, और जो कि कपड़े कैसा पहनता है, डार्क क्लोथ्स, हमेशा डार्क क्लोथ्स में रहता है, सजेस्ट मॉर्निंग एंड डिसअपियर। अब ऑब्वियस बात है कि वाइट कपड़े पहनेगा तो लगेगा कि काफ़ी ग्रीफ में है, या ब्लैक कपड़े पहनेगा तो लगेगा काफ़ी ग्रीफ में है, लेकिन अगर वही चटक लाल पहन ले, येलो पहन ले, ग्रीन पहन ले तो नहीं लगेगा ना। तो ये एक तरह से स्टेज का परफॉर्मेंस होता है, जो कि परफॉर्मेंस आर्ट में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से स्टेज में कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन की जाती है ना। तो यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन है, यहाँ पे जो हैमलेट जिस कलर का कॉस्ट्यूम पहना है वो डार्क क्लोथ्स हैं, जितने भी क्लोथ्स हैं वो सारे डार्क हैं। इससे ये पता चला है कि हैमलेट ग्रीव कर रहा है ना, अपने फादर के डेथ का। अब उसी समय जो क्लाउडियस है वो एक्सप्लेन करता है, किसको एक्सप्लेन करता है, प्रिंस हैमलेट को एक्सप्लेन करता है, किसके बारे में, कि भाई तुम क्यों मौन क्यों कर रहे हो, तुम इतना क्यों उदास हो। अब वो कहता है इट इज स्वीट एंड कमेंडेबल इन योर नेचर हैमलेट, मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम तो तुम्हारा नेचर काफ़ी अच्छा है कि क्या, कि टू गिव दीज मॉर्निंग ड्यूटीज टू योर फादर, तुम जो ये मौन कर रहे हो अपने फादर के डेथ पे, ये काफ़ी कमेंडेबल है, ये काफ़ी एक नेचुरल है ना, ये काफ़ी स्वीट है, तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम दिल के काफ़ी अच्छे हो, इसलिए तुम अपने फादर के डेथ को, या फादर के जो डेथ की जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग ड्यूटीज़ हैं वो तुम निभा रहे हो, विच मीन्स अपने फादर के डेथ पे तुम रो रहे हो। फिर कहते कि बट यू मस्ट नो, लेकिन तुम्हें जरूर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, योर फादर लॉस्ट अ फादर, तुम्हारे फादर ने भी अपने फादर को खोया था एक समय में। दैट फादर लॉस्ट हिज, उस फादर ने भी अपने फादर को खोया था। एंड द सर्वाइवर बॉन्ड, तो ओवरऑल ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, क्लाउडियस कहना चाह रहा है कि देखो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा हृदय काफ़ी अच्छा है और तुम अपने फादर के डेथ पे मौन कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मैं बता दूँ कि हर बेटा अपने बाप को खोता है और हर बाप अपने बाप को खोता है, और उसके बाप और उसके फादर को खोता है, विच मीन्स कि इवेंचुअली ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ टू डाई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो इस बात से ज़्यादा मौन करने की बात नहीं है, दिस इज जस्ट अ नेचुरल डेथ, है ना। इसलिए इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब इतना ज़्यादा मत सोचो, है ना। फिर आगे, लुकिंग एट हैमलेट्स mournful condition, the queen Gertrude asked Hamlet not to return to
विटनबर्ग। अब क्योंकि हैमलेट मौन कर रहा है, काफ़ी सैड है, काफ़ी ग्रीफ में है, तो उसकी माँ गर्टरूड कहती है अपने बेटे से कि तुम मत जाओ, विटनबर्ग मत जाओ, जहाँ पे वो पढ़ाई करता था। तो कहती है तुम विटनबर्ग मत जाओ, कुछ दिन और काशल में ही रुक जाओ, कुछ दिन और यहीं रुक जाओ। हैमलेट एग्री करता है, दो अलोन ही विशेस टू डाई, लेकिन अकेला वो चाहता है कि वो मर जाए। वो नहीं चाहता है कि अब वो जिए, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो चुका है, काफ़ी ग्रीफ में है ना? एंड देन ही रिकॉल्स द टाइम व्हेन हिज पेरेंट्स वेर मैडली इन लव। फिर वो उस समय को याद करता है जिस समय गर्टरूड और किंग हैमलेट दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब वो सोच रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि फादर के तुरंत डेथ के बाद मेरी मदर ने क्लाउडियस से शादी कर ली, है ना? तो ये भी चीज़ इसको, ये भी है एक तरह से ग्रीफ का सिचुएशन, ये भी इससे मतलब हजम नहीं हो रहा, ये भी बहुत प्रॉब्लम, मतलब ये भी सोच रहा है कि ऐसा क्यों? फिर होराइसो, यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है जहाँ पे वो वुमन के बारे में कहता है, वुमन पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकता, है ना? जो कि यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, बट इन केस अगर आगे होगा तो मैं बता दूंगा। आगे कहता है कि होराइशियो अपीयर्स विथ टू वॉचमैन। अब होराइशियो दो वॉचमैन के साथ आता है हैमलेट के पास और उस घोस्ट के बारे में बताता है, उस कैसल में जो घोस्ट है उसके बारे में बताता है। The scene shifts to Polonius Mansion, where Laertes is bidding goodbye to his sister Ophelia, suggests Ophelia to stay away from Hamlet. तो अब जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है, काशल से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है? पोलोनियस के मैंशन में, पोलोनियस के घर के अंदर। अब पोलोनियस का बेटा लिएटीज है, लिएटीज अपनी सिस्टर को बता रहा है ना, सजेशन दे रहा है जाने से पहले, क्योंकि वो फ्रांस जाने वाला है, तो उसे सजेशन दे रहा है कि तुम हैमलेट से दूर रहो, क्योंकि जो हैमलेट है वो अच्छा आदमी नहीं है। नाउ कम्स पोलोनियस। अब पोलोनियस की बारी आती है, अब वो एडवाइस दे रहा है अपने बेटे लेटीज को कुछ मोरल ड्यूटीज के बारे में, कि क्या क्या मोरल ड्यूटीज है, एक सिविक ड्यूटीज के बारे में बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेक्सपियर के बहुत सारे कोटेशंस हैं जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। दो ही ऐसा वर्क है या दो ही ऐसा बुक है जहाँ से सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर। एक पहला तो बाइबल है और दूसरा है विलियम शेक्सपियर के वर्क्स। तो बाइबल से कोटेशन और विलियम शेक्सपियर के कोटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप भी आते हैं, पोप के भी वर्क से काफ़ी कोटेशंस हैं, ठीक है? तो वो सबसे पहला एडवाइस देता है अपने बेटे को, कहता है दोज फ्रेंड्स thou hast and their adoption tried, grapple them unto thy soul with hopes of still। सिंपली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहना चाहता है कि जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, है ना, उसको अपने हृदय से लगा के रखना, है ना, और जो बॉन्ड है वो स्टील जैसा है, मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब अपने फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग रखना, सिंपल। फिर दूसरा कहता है कि ऑफ इच न्यू हैस्ट अनफ्लेश्ड कॉमरेड बी अवेयर ऑफ एंट्रेंस ऑफ द क्वेरल। और कहता है कि जब भी कोई नई जगह पे जाओ, जब भी कोई नई फ्रेंड्स बनाओ या नए लोगों से मिलो, तो क्वेरल से बच के रहना, मतलब लड़ाई मारपीट से बच के रहना। और तीसरा जो एडवाइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है, कहता है गिव एवरी मैन दाइन ईयर। तुम अपनी कान हर इंसान को दो, विच मीन्स कहने का मतलब है कि हर किसी की सुनो, बट फ्यू दाई वॉइस। और अपनी मतलब हर किसी की सुनो, लेकिन कुछ लोगों को ही अपनी, मतलब कुछ लोगों को ही तुम कुछ बोलो, विच मीन्स कि बोलने से पहले तुम सोचो, सोच समझ के बोला करो, है ना? और कहता है कि बट रिजर्व द जजमेंट, लेकिन अपना जजमेंट को रिजर्व करके रखो। हर किसी के पास तुम्हें जजमेंट देने की जरूरत नहीं है। जो हम एवरीडे लाइफ में कहते हैं ना, कहावत है ना कि सुनना सीखो, है ना, सुनो लेकिन ज़्यादा बोलो मत। ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सुनना अच्छी बात है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, और ये सारे के सारे कोटेशंस इसी से आए हैं, शेक्सपियर से ही आए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है तीसरा जो मोरल कहते हैं ड्यूटीज जो दिया जा रहा है, वो कह रहा है कि अपनी कानों को खुली रखो, विच मीन्स कि सबकी सुनो, लेकिन जब तुम्हारी बोलने की बारी आई तो सोच समझ के बोलना। लेकिन फिर कहता है कि अगर जजमेंट देने की बारी आए तो बहुत सोच समझ के जजमेंट देना, हर किसी पे अपनी जजमेंट मत देना। फिर आगे कहता है कॉस्टली द हैबिट एज द पर्स कैन बाय बट नॉट एक्सपेंस इन फैंसी रिच नॉट गांडी। अब अगला 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 वो कहते हैं, आगे कहते हैं प्लोनियस अपने बेटे से कह रहा है आगे कि देखो पर्स में जितने पैसे हैं बस उतने ही पैसे की हैबिट डालना, ये नहीं कि पैसे से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, है ना। जो भी एक्सपेंस हैं वो एक तरह से फैंसी या रिच दिखाने के लिए मत करना, जितनी तुम्हें रिक्वायरमेंट है उतने ही पैसे खर्च करना, ठीक है। अगेन ये जितने भी 4 या 5 मोरल ड्यूटीज हैं वो पोलोनियस अपने बेटे को कह रहा है, लेकिन शेक्सपियर कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि अगर उसका बेटा जिंदा होता तो आज ये सारी चीजें वो अपने बेटे को बताता, है ना। इसलिए भी देखो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, जो वर्क्स हैं ना, वो समाज में मतलब समाज इस तरह से उसको समझता है जैसे कि वो उसी के लिए लिखा गया हो, क्योंकि समाज की हर छोटी छोटी बिंदुओं के ऊपर शेक्सपियर ने वर्क किया है। अब देखो शेक्सपियर के जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे चोरी किए हुए हैं, लेकिन शेक्सपियर का जो लिखने का स्टाइल है, जो लिखने का तरीका है,
जो मैसेज डिलीवरी का तरीका है वो काफ़ी यूनिक है, वो काफ़ी एक तरह से मंडेन है, क्योंकि हर इंसान एवरीडे लाइफ में जो चीज़ को फील करता है, जिस चीज़ को एक्सप्रेस करता है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में शेक्सपियर यहाँ पे बता रहे हैं। फिर कहता है अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, कभी भी किसी से पैसे मत लेना और ना ही किसी को पैसे कभी देना। क्यों? कहता है कि फॉर लोन ऑफन लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, क्योंकि लोन जो है वो अपने आप को इंसान खो देता है लोन देने के बाद या लेने के बाद, और अपने फ्रेंड को भी खो देता है जिसको उसने लोन दिया है या जिससे उसने लिया है, क्योंकि लोन लेना एक तरह से पाप की तरह देखा गया। विच मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि कभी भी लोन किसी से लेना नहीं, कभी किसी से पैसे लेना नहीं, ना किसी को पैसे देना, अदरवाइज अपने आप को भी तुम खो दोगे, अपने फ्रेंड को भी खो दोगे, है ना, ये हमेशा होता है। फिर कहता है कि एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री, और कहता है कि जो बोरोइंग है, जो पैसे लेते हो, अगर पैसे लोगे तो एक तरह से तुम एक अच्छे हस्बैंड मटेरियल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आ, क्योंकि किसी से कर्जे लेना वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए कहता है कि दिस अबव ऑल, और इन सभी चीजों से ऊपर और भी क्या इंपॉर्टेंट चीजें, कहता है कि टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, अपने आप में सत्य रहना, अपने आप में ट्रू रहना, है ना। और कहते हैं कि एंड इट मस्ट फॉलो एज द नाइट एंड डे, और ये हमेशा तुम्हें सुबह शाम हमेशा इन सारी चीज़ों को याद रखना। सो दीज वे द मोरल ड्यूटीज जो कि पोलोनियस ने अपने बेटे को बताया, और ये किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं शेक्सपियर अपने बेटे को बताना चाह रहे थे, लेकिन ऑफकोर्स शेक्सपियर का बेटा पहले ही मर चुका है ना। आगे कहानी बढ़ता है, कहता है कि एज द नाइट डिसेंड्स, जैसे जैसे रात्रि होती है ना, फिर अब जो कहानी है वो शिफ्ट हो गया, कासिल की तरफ चला गया है। अब एज द नाइट डिसेंड्स हैमलेट अवेट्स द apparition, which means a ghost. Once it appears, Hamlet follows it into the night, believing nothing can harm him because his soul is pure. और जैसे ही हैमलेट बढ़ता है आगे, घोस्ट के पास जाता है, तो उसे बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये इसे हार्म नहीं पहुंचाएगा, है ना। Horatio remarks that these events foretell ill fortune on the whole nation. और जो होरेशियो है वो रिमार्क करता है, वो कहता है कि ये जो घोस्ट वगैरह है ना, जब भी कोई घोस्ट देख लेता है तो एक तरह से इल फॉर्चून लेके आता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट देता है तो उसको पार नहीं करना चाहिए, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सुपरस्टिशियस चीजें हैं। इससे पता चलता है कि जो इंग्लैंड था उस समय का, जो इंग्लैंड था वो भी इन सारी चीजों पे विश्वास करता था, इन सारी सुपरस्टिशियस चीजों पे विश्वास करता था, है ना। तो यहाँ पे होरेशियो भी विश्वास कर रहा है। फिर कहता है, और आगे देखेंगे भी कि जो इवेंट है ये एक तरह से इल फॉर्चून लेके आता है पूरी के पूरी डेनमार्क के ऊपर। अब द स्पिरिट स्पीक्स टू हैमलेट, जो स्पिरिट है, जो घोस्ट है, वो हैमलेट से बातें कर रहा है और कहता है, टेल्स हिम दैट हिज डेथ इज फॉल एंड मोस्ट अननेचुरल। कहते हैं उसका जो डेथ है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है और बहुत अननेचुरल है ना। फिर कहता है कि ही पुट्स द ब्लेम ऑन क्लाउडियस, और वो और ये जो ब्लेम है वो किसके ऊपर डालता है, क्लाउडियस के ऊपर डालता है, और कहता है कि क्लाउडियस ने क्या किया था, उसको उसके कान में पॉइजन डाल दिया था। विच मीन्स जो राजा है उसका डेथ कान में पॉइजन डालने की वजह से हुई। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, दीज आर वेरी वाइटल क्वेश्चन जहां से पूछा जा सकता है कि किस तरह से किंग हैमलेट की डेथ हुई थी। तो किंग हैमलेट की डेथ क्लाउडियस ने की, और क्लाउडियस ने कान में मतलब ईयर्स के अंदर पॉइजन डाल दिया उसने। नाउ ही इज अ ब्लॉट ऑन द डिग्निटी ऑफ डेनमार्क। अब वही कहता है कि वो ब्लॉट डिग्निटी मतलब डेनमार्क की डिग्निटी पे एक तरह से काला धब्बा है ना, और उसको लेसन जरूर सिखाना है, उसको उससे बदला जरूर लेना है। उसने क्या किया, उसने गर्टूड को भी करप्ट कर दिया है और अपने लस्ट के अंदर गर्टूड को बांध लिया है और गर्टूड से शादी कर रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स जो कि डेड किंग को अच्छा नहीं लग रहा है ना, और वो अपने बेटे को बता रहा है, प्रिंस हैमलेट को बता रहा है एज ए घोस्ट फॉर्म में, और कह रहा है कि तुम इस चीज का बदला लो। तो यहीं से कहानी जो है वो रिवेंज ट्रेजेडी में सेट हो रही है। कहानी जो है रिवेंज ट्रेजेडी में सेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बेटा है वो अपने फादर का बदला लेगा, किससे, अपने अंकल से। आगे देखो, फादर का घोस्ट है, यू कैन स्टॉप दिस एंड यू कैन रीड इट। उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो बातें कर रहा है, जैसे कह रहा है कि आई एम दाई फादर स्पिरिट, मैं तुम्हारे फादर का स्पिरिट हूँ। डून फॉर अ सर्टेन टाइम टू वॉक द नाइट, मतलब मैं जब तक सर्टेन टास्क नहीं कर लूँगा तब तक मैं पूरी ज़िंदगी, है ना, वॉक करता रहूँगा रात में। जैसे होता है ना, कहते हैं ना कि अगर मूवी देखे होगे घोस्ट की, तो घोस्ट की मूवी में दिखाते हैं कि किस तरह से जो भूत का जब तक बदला पूरा नहीं होता तब तक वो अंधेरी रात में भटकता रहता है। तो उसी तरीके से कुछ है ना। तो यू कैन जस्ट पॉज इट एंड यू कैन रीड इट, ठीक है। और देखो यहाँ पे हैमलेट हैमलेट कहता है कि ओ गॉड, फिर फादर का घोस्ट कहता है कि रिवेंज हिज फॉल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर। पहले मर्डर को मर्डर ही बोलते थे, ठीक है। तो मतलब इसको पता चल गया हैमलेट को कि इसने मारा है, किसने मारा है, क्लॉडियस ने मारा है।
फिर आगे कहता है कि एज द स्पिरिट आस्क हैमलेट नॉट टू एक्ट ऑन गर्ट्यूड, और जो स्पिरिट है वो कहता भी है कि गर्ट्यूड के साथ कुछ कर मत करना, गर्ट्यूड को बिल्कुल भी हार्म मत करना, ठीक है, उसको छोड़ दो और रिवेंज लो सिर्फ और सिर्फ क्लॉडियस से, क्योंकि क्लॉडियस ने ही मारा है, और गॉड के ऊपर छोड़ दो, है ना, अपनी माँ को गॉड के ऊपर छोड़ दो, उसे जो होना होगा वो होगा। इसलिए देखो यहाँ पे कहता है टेंट नॉट दाई माइंड नॉट लेट दाई सोल कंट्राइव अगेंस्ट दाई मदर ऑट लीव हर टू हेवन, कहता है ना उसको अपने हेवन पे छोड़ दो, उसको गॉड पे छोड़ दो, है ना, जो होना होगा उसके साथ होगा, लेकिन तुम्हें बदला लेना है मेरे डेथ का क्लाउडियस से, सिर्फ और सिर्फ क्लाउडियस से। Then he decides to act as a madman. अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है हैमलेट को, तो हैमलेट क्या करता है, वो एज अ मैडमैन एक्ट करता है और अपने फ्रेंड होराइशियो को बताता है और प्रॉमिस करता है, उसे प्रॉमिस करवाता है कि तुम इस बारे में किसी से बातें नहीं करोगे, क्योंकि अब हैमलेट को इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना है कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो वो एक तरह से मैडमैन बन जाता है और अपने फ्रेंड को कहता है कि मैं मैडमैन की तरह एक्ट करूंगा, मैं एक्चुअली में मैडमैन हूँ नहीं लेकिन एक्ट करूंगा और तुम मुझे सपोर्ट करना, है ना। इसलिए कहते हैं कि लेट अस गो इन टुगेदर। अब दोनों कैसल के अंदर जा रहे होते हैं। जो वियर्ड एक्टिंग है वो स्टार्ट कर देता है, और वियर्डली क्या होता है, वियर्डली ही रिजेक्ट्स ओफिलियाज लव एंड लीव्स हर ब्रोकन हार्टेड। और एक्ट 2 की शुरुआत में ही हम ओफिलिया और हैमलेट के बीच की कॉन्वर्सेशन को देखते हैं, जहाँ पे क्योंकि ये जो शुरुआत है ये बता रहा है कि वो किस हद तक जा सकता है अपने फादर के रिवेंज के लिए। तो यहाँ पे अपने लवर, अपने बिलवेड ओफिलिया को क्या कहता है, कहता है आई लव यू नॉट, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई लव यू नॉट, गेट दी टू अ ननरी, तुम चली जाओ, कहाँ चली जाओ, नन बन जाओ, है ना। नन उसको बोलते हैं, नन जानते होगे, नन उसको बोलते हैं जो कि कैथलिक चर्च में सिस्टर्स काम करती है, और उनका ये होता है कि वो ज़िंदगी में कभी शादी नहीं कर सकती, है ना, उसका एक नियम है, एक कानून है, वो फॉलो करना पड़ता है, एक ट्रेडिशन है। हाँ हाँ, तो यही कहता है कि आई लव यू नॉट, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, तुम चले जाओ कहाँ, ननरी बन जाओ, ननरी में चले जाओ, नन बन जाओ। Why wouldst thou be a breeder of sinners? तुम क्यों सिनर का ब्रीडर बनोगी, विच मीन्स कि तुम एक सिनर के बच्चे क्यों पैदा करोगी, है ना, और खुद भी सिनर क्यों बनोगी। इससे अच्छा है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ के कहाँ चले जाओ, नन बनने चले जाओ। फिर कहता है आई एम माई सेल्फ indifferent honest, but yet I could accuse me of such thing that is where better my mother had not borne me. अब कह रहा है कि I am myself different honest, मतलब indifferent honest, which means now he is telling himself, he is implying that कि वो ऑनेस्टली अगर बोला जाए, अगर ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो कहता है कि देखो मैं इतना बुरा आदमी हूँ कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे पैदा ही क्यों किया, है ना, शी शुड नॉट हैव बोर्ड मी। उसे इतना ज़्यादा अपने आप पे बुरा लग रहा है कि वो इस तरह से, अब एक्चुअली में ये दिखावा कर रहा है, ये सच में कोई पागल नहीं है, बट इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि सामने जो भी लोग देखेगा, और ये एक तरह से एक्ट है। ये जो ओफिलिया और हैमलेट के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है वो एक तरह से एक्ट है, और ये एक्ट उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब देखेंगे और उसको लगेगा कि सच में हैमलेट जो है वो पागल हो गया है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि आई एम वेरी प्राउड, रिवेंजफुल, एम्बिशियस, मैं काफ़ी प्राउड, मतलब मैं काफ़ी अंदर से गर्वान्वित हूँ, रिवेंजफुल हूँ, एम्बिशियस हूँ, है ना। इसलिए कहता है कि विथ मोर ऑफेंसेस एट माई बैक देन आई हैव थॉट टू पुट देम इन, इमेजिनेशन टू गिव देम शेप और टाइम टू एक्ट देम इन। और कहता है मतलब ये फिर उस प्लान को इनडायरेक्टली बताता है कि मेरे अंदर रिवेंज है ना, मेरे अंदर एम्बिशन है, आई नीड टू डू समथिंग। और कहता है कि जो इमेजिनेशन टू ग्रीव टू शेप, ये कह रहा है कि मुझे समय चाहिए इन सारी चीज़ों को करने के लिए, है ना। और कहता है कि व्हाट शुड such fellows as I do crawling between earth and heaven, we aren't knaves all, believe none of us, go thy ways to a nunnery। फिर कहता है कि मतलब why should such fellows as I do, which means कि मैं इन सारी चीज़ों में क्यों पढ़ूँ, मैं तुम्हारे प्यार में क्यों पढ़ूँ, है ना। कहता है कि मैं क्यों अर्थ और हेवन के बीच में पढ़ूँ, मतलब अर्थ और हेवन के बीच में है, हेवन और हेल के बारे में कह रहा है। कह रहा है कि मैं इन सारी चीज़ों पे क्यों पढ़ूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है ना। विच मीन्स यही कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम नंडी में चले जाओ, मेरे जैसे सिनर को तुम ब्रीड क्यों करोगी, है ना। इससे अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाएं। और ये जो ब्रेकअप है यहाँ पे, ये ब्रेकअप एक्चुअली में जो शेक्सपियर हैं वो इसलिए भी किया है ताकि वहाँ के आसपास के जितने लोग हैं वो जब इस चीज़ को देखेंगे तो सबको सच में ये विश्वास हो जाएगा कि हैमलेट सच में पागल हो चुका है। फिर आगे कहता है कि मीनवाइल क्लाउडियस एंड पोलोनियस नोटिस
something strange in Hamlet's behavior, therefore they decided to watch his action. Which means कि क्लाउडियस और पोलोनियस को अब ये विश्वास हो गया कि हैमलेट जो है वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहा है, काफ़ी अलग स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, और उनको लग गया कि ही इज़ गॉन मैड। इसलिए उसने दो आदमी को बुलाता है, पहला रोजेनक्रेंट्ज और दूसरा गिल्डरस्टर्न। अब ये दोनों एक प्ले भी है, मैं भूल रहा हूँ, ये मॉडर्न एज के प्ले राइट हैं, अभी याद नहीं आ रहा, अगर याद आ जाएगा तो पढ़ाते पढ़ाते मैं बता दूंगा। तो उन्होंने इसी के ऊपर एक प्ले लिखा है, रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डरस्टर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से शेक्सपियर के हैमलेट को दोबारा से लिखा है, ठीक है। तो रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डरस्टर्न, द टू जेंटलमैन इज बीइंग कॉल्ड, दो जेंटलमैन को बुलाया गया, किसको देखभाल के लिए बुलाया गया? हैमलेट के बिहेवियर को समझने के लिए, हैमलेट के स्टेट ऑफ माइंड को जानने के लिए, क्योंकि क्लॉडियस को भी लग रहा है कि सच में कहीं ये पागल तो नहीं है या झूठ में पागल का दिखावा कर रहा है। इसलिए उसने दो आदमी को बुला लिया और उसने बोला कि तुम हैमलेट के बिहेवियर को देखते रहो, है ना, क्या सच में ये पागल हो चुका है या सच में इसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो लूज कर चुका है, ठीक है। कहते कि अराइव्स अ ट्रूप, और उसके साथ साथ कौन आता है? उसके साथ साथ एक ट्रूप आता है। ट्रूप मतलब एक बैंड ऑफ एक्टर्स होते हैं जो कि प्ले को परफॉर्म करते हैं, तो उसके साथ बैंड ऑफ एक्टर्स भी आता है। और एन एक्वेंटेंस ऑफ हैमलेट, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्वेंटेंस होते हैं, मतलब हैमलेट के फ्रेंड होते हैं। उसी बैंड ऑफ एक्टर्स में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हैमलेट के फ्रेंड होते हैं। तो देखो यहाँ से थोड़ा कहानी ट्विस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डरस्टर्न को बुलाया गया वॉच करने के लिए हैमलेट के पीछे, है ना, हैमलेट के पीछे लगाया गया, तो साथ में कुछ समय के बाद वहाँ पे और लोग आते हैं जो एक्टर्स होते हैं, और उस एक्टर्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैमलेट के फ्रेंड होते हैं। और हैमलेट क्या करेगा? उसी एक्टर्स को एक साथ लेके क्या करेगा? वो एक नया प्ले परफॉर्म करेगा, और इसी प्ले को आगे जाके माउस एंड ट्रैप प्ले कहते हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे, जिसमें ये प्रूफ होगा कि वेदर क्लाउडियस हैज किल्ड किंग हैमलेट और नॉट। फिर कहता है, टुगेदर विद द ट्रूप हैमलेट डिसाइड्स टू राइट अ प्ले विच वुड इंक्लूड द सीन फ्रॉम द करंट सिचुएशन ऑफ डेनमार्क। अब साथ में हैमलेट, क्योंकि हैमलेट पढ़ा लिखा है और हैमलेट के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो एक्टर्स हैं, प्ले राइट्स हैं, तो हैमलेट जो है वो क्या करने वाला है? हैमलेट ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि वो एक प्ले लिखेगा, और इस प्ले को लिखने के बाद मतलब इस प्ले के अंदर वो करंट सिचुएशन ऑफ डेनमार्क के बारे में बातें करेगा कि डेनमार्क में क्या हो रहा है। विच मीन्स कि डेनमार्क का जो राजा है क्लाउडियस, है ना, उसने किस तरह से अपने ही भाई का मर्डर करके और उसकी वाइफ से वो शादी कर चुका है। तो ये चीज़ उसको एक तरह से पोर्ट्री करेगा प्ले के अंदर प्ले। तो इसको कहते हैं कि प्ले विद इन द प्ले, मतलब एक ही प्ले के अंदर एक छोटा सा प्ले परफॉर्म किया जाएगा। फिर कहता है कि द अनकैनी रिजेम्बलेंस वुड इंसाइट समथिंग ऑन क्लॉडियस फेस एंड दिस वे हैमलेट कैन प्रूव हिज गिल्ट। अब कहता है कि वो जो अनकैनी रिजेम्बलेंस है, विच मीन्स कि जब अचानक से क्लाउडियस देखेगा उस प्ले को, है ना, तो अचानक से उसके चेहरे पे ये भाव आ जाएगा कि देखो मैंने तो इसी तरह से मर्डर किया था किंग का, तो उसको वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा, और ये चीज़ उसके चेहरे को देखने के बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हैमलेट है वो प्रूफ कर देगा कि क्लाउडियस जो है वो गिल्टी है, उसने सच में मारा है। अब देखो घोस्ट की बात तो डायरेक्ट मानेगा नहीं हैमलेट, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हैमलेट इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, और हैमलेट घोस्ट को देख के घोस्ट की बातें अभी भी नहीं मान रहा है, अभी भी उसे ये चीज़, अभी भी उसे प्रूफ चाहिए। क्या प्रूफ चाहिए? कि सच में क्लाउडियस ने मारा है कि नहीं उसके फादर को। इसलिए वो क्या करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ एक प्ले लिखता है और उस प्ले में परफॉर्म करेगा, और उस प्ले के परफॉर्मेंस के दौरान जब वो सीन आएगा जहाँ पे क्लाउडियस मार रहा है किसको? अपने बड़े भाई को, मतलब किंग को मार रहा है, और उसी समय हैमलेट उसके चेहरे पे दिखेगा, उसके भाव को दिखेगा, उससे पता चल जाएगा कि उसने सच में इसका डेथ किया, क्योंकि वो जैसे ही उठ के खड़ा होगा उसके चेहरे पे उसका चेहरा का रंग उड़ जाएगा, और इससे पता चल जाएगा कि सच में क्लाउडियस ने ही किसको मारा है, और ये प्रूफ हो जाएगा कि क्लाउडियस ने ही अपने भाई को मारा है। तब जाके वो इस चीज़ का रिवेंज ले सकता है। अब देखो इस पर बहुत क्रिटिज्म भी हुआ, इस बात पे नहीं बल्कि इस प्ले के ऊपर क्रिटिज्म हुआ। एक टी.एस. इलियट मॉडर्न एज के क्रिटिक थे, उन्होंने बोला कि नहीं आ रही है, ब्रेक करा रही हूँ। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ कि एक राइटर थे जिनका नाम था टी.एस. इलियट, उन्होंने इस प्ले के लिए बोला था कि शेक्सपियर का जो हैमलेट है इट्स मोस्ट डेफिनेटली एन आर्टिस्टिक फेलियर। और वो इसलिए बोला कि शेक्सपियर का जो हैमलेट है वो आर्टिस्टिक फेलियर इसलिए भी है क्योंकि बहुत समय लगा देता है रिवेंज लेने में, एलोंगेटेड है, विच मीन्स कि रिवेंज जल्दी नहीं। देख रहे हो ना, अब उसके फादर ने बोला कि तुम रिवेंज ले लो, तुम मार दो अपने अंकल को, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट अंकल को नहीं मारने जा रहा है, चाहता तो तुरंत मार देता, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन ये अभी ये प्रूफ जानना चाह रहा है
प्रूफ ढूंढना चाह रहा है कि सच में क्लॉडियस ने अंकल को मारा है। तो इससे दो चीज पता चलता है, एक कि वो घोस्ट पे विश्वास नहीं करता क्योंकि वो वेल एजुकेटेड पर्सन है, पढ़ा लिखा है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश किया है शेक्सपियर ने। और दूसरी तरफ ये भी उसने दिखाया कि जो हैमलेट है वो काफी इंटेलेक्चुअल है और एक तरह से किंग बनने लायक है ना, वर्दी ऑफ किंग है। और दूसरा वो करप्ट सोसाइटी को दिखा रहा है, करप्ट डेनमार्क को दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। आगे चलें, एक्ट 3 भी पढ़ लें आज। ठीक है, पढ़ो। Act 3. The play is named as the murderer of Gonzalo. Mousetrap play. As the play is in progress, Hamlet studies Claudius' expressions closely. In the scene of the murder, Claudius gets Agitated. agitated and he storms out, which prove his guilt. अच्छा, कोई नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, रहने दो, मैं पढ़ देता हूँ। कहता है एक्ट 3 की जब शुरुआत होती है उसमें सारा सेट तैयार है, एक नया प्ले की शुरुआत होने वाली है, प्ले विद इन अ प्ले जिसको कहते हैं, है ना। और उस प्ले का जो टाइटल दिया गया, उस टाइटल का नाम था द मर्डर ऑफ गोंजालो। याद रखना, मे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कभी कभी यूजीसी नेट में भी आ जाता है, बीपीएससी में भी आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से कोई भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ले विद इन अ प्ले है। इसलिए कहता है द प्ले इज नेम्ड एज द मर्डर ऑफ गोंजालो, माउस ट्रैप प्ले। और ये जो गोंजालो है, ये गोंजालो एक्चुअली में कौन है? किंग है ना, किंग हैमलेट है। और गोंजालो का मर्डर ये दर्शाएगा कि सच में किंग हैमलेट का जो मर्डर है वो उसके भाई क्लॉडियस ने किया है। और उसी प्ले को माउस ट्रैप प्ले भी कहते हैं। दोनों में से कोई भी टाइटल दे सकता है कि हैमलेट के अंदर जो एक और प्ले प्रेजेंट किया गया था उस प्ले का नाम क्या था। फिर कहते हैं कि एज द प्ले इन प्रोग्रेसेस हैमलेट स्टडीज क्लाउडियस एक्सप्रेशन क्लोजली। और जैसे जैसे प्ले की शुरुआत होती है, जैसे जैसे प्ले विद इन अ प्ले की शुरुआत होती है, वैसे वैसे हैमलेट क्या करता है? क्लाउडियस के एक्सप्रेशन को स्टडी करता है, पढ़ने की कोशिश करता है, उसके एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश करता है। उसी समय इन द सीन ऑफ द मर्डर Claudius gets agitated and he storms out which proves his guilt. Angry Claudius decides to send him back to university. अब देखो क्या होता है, क्लाउडियस जैसे ही उस सीन पे आता है, जैसे उसके मर्डर के सीन पे आता है, वैसे ही वो स्टॉर्म हो जाता है, मतलब एक तरह से उठ खड़ा होता है ना, एजिटेटेड हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है ना। जैसे कि उसके जो होता है ना सांप सूंघ जाना, जो कहावत है सांप सूंघ जाना, है ना, बिल्कुल वैसा होता है। तो इसी बात से पता चल जाता है, प्रूव हो जाता है किसके हो? हैमलेट को, कि क्लाउडियस ने ही मारा है। और क्लाउडियस इस बात पे काफ़ी गुस्सा होता है और गुस्सा होकर वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? कि दोबारा से इसको वापस जर्मनी में उस यूनिवर्सिटी में, गटनबर्ग था ना शायद, वहाँ पे इसको वापस भेज देगा। फिर हैमलेट इज समन्ड बाय गर्टरूड। अब ऑब्वियस बात है, गर्टरूड भी काफ़ी गुस्से में है, तो गर्टरूड किसको बुलाती है? हैमलेट को बुलाती है और कहती है कि उसकी जो ईरी, मतलब उससे पहले जो इसने बिहेवियर किया, ये जो प्ले जो प्रेजेंट किया है ना, इससे वो काफ़ी गुस्से में है। इसलिए कहता है कि ऑन द वे हैमलेट कम्स अक्रॉस क्लॉडियस किलिंग इन प्रेयर। और उसी बीच में जब वो आ रहा होता है, कहाँ आ रहा होता है? क्योंकि अब तो प्रूव हो चुका है कि अब क्या प्रूव हो चुका है कि क्लाउडियस जो है, हाँ, अब प्रूव हो चुका है कि क्लाउडियस ने ही उसके फादर को मारा है। तो अब ऑब्वियस बात है कि अब वो ज़्यादा समय लगाएगा नहीं, अब क्लाउडियस को वो मार देगा, रिवेंज इसका पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो आ रहा था किसके पास? गर्टरूड के पास, अपनी माँ के पास, वैसे ही वो रास्ते में क्या देखता है कि क्लाउडियस जो है वो घुटने पे बैठ के भगवान से प्रे कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे वो सोचता है कि अभी नहीं मारना है। इसलिए देखो, हैमलेट फील्स इट टू बी एन opportune moment to kill his murdered uncle. However, he decides not to do so as it would send him into heaven then. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैमलेट जो है वो डिसाइड करता है कि चलो मारते हैं क्लाउडियस को, है ना, क्योंकि अभी वो बैठा हुआ है, प्रे कर रहा है, मार देते हैं। लेकिन फिर सोचता है कि अगर अभी इसको मारेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा? वो स्वर्ग में चला जाएगा, और ये चीज़ उसे पसंद नहीं। वो नहीं चाहता है कि स्वर्ग में जाए। कौन? क्लाउडियस, क्योंकि क्लाउडियस एक मर्डर है, और मर्डर अगर स्वर्ग में चला जाएगा तो बहुत बुरा होगा। क्यों स्वर्ग में क्यों चला जाएगा? क्योंकि वो प्रे कर रहा है, और प्रे करते हुए किसी को मारा जाता है तो वो स्वर्ग में चला जाता है। ये एक तरह से कहावत, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक अंडरस्टैंडिंग था एलिजाबेथन समाज का, ठीक है। अब इसलिए कहता है कि हेंस ही डिसाइडेड टू डिले द एक्शन। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी ये एक्शन नहीं करेगा, अभी वो उसको मर्डर नहीं करेगा, ठीक है। देख रहे हो ना, एक्शन में डिले हो रहा है, जान रहा है कि क्लाउडियस ने मारा है, लेकिन अभी भी उसके पास 2 अटेम्प्ट थे मारने के, लेकिन दोनों में से दोनों अटेम्प्ट उसने छोड़ दिया, है ना, अभी तक उसका मर्डर नहीं किया है। फिर एक्ट 4 आता है। एक्ट 4 में
द सन इज ऑफ क्वींस बेडरूम, सून एज हैमलेट एंटर्स द रूम ही हियर्स नॉइज बिहाइंड द कर्टन्स। अब जैसे ही वो क्वीन के बेडरूम में आता है हैमलेट, वो उसे आवाज सुनाई देती है। किस चीज की आवाज सुनाई देती है? कुछ खटखट की आवाज आती है। इसलिए कहता है कि सून एज हैमलेट एंटर्स, जैसे ही हैमलेट एंटर करता है तो एक नॉइज आता है कर्टन के पीछे से। हैमलेट स्लेजेस हिज स्वॉर्ड थ्रू द कर्टन एंड किल्स पोलोनियस, और वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और पोलोनियस को मार देता है। ही डजंट नो कि पोलोनियस है उस पर्दे के पीछे। मतलब कि यहाँ पे हैमलेट को बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि हैमलेट को क्लाउडियस को मारना है। हैमलेट ये काफी अंधा हो चुका है कि अब उसे मर्डर करना ही करना है, क्लाउडियस को मारना ही मारना है, क्योंकि उसका फादर का मर्डरर क्लाउडियस है। तो अब जैसे ही वो एंटर करता है गर्टरूड के रूम में, क्योंकि गर्टरूड उसको बुलाती है, समन करती है, तो जैसे ही वो गर्टरूड के रूम में एंटर करता है तो उसे थोड़ी आवाज आती है कर्टन के पीछे से। तो उसे क्या लगता है कि गर्टरूड के रूम में और कौन आ सकता है, उसके हस्बैंड के अलावा कौन आ सकता है, क्लाउडियस के अलावा कोई और नहीं आ सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि पोलोनियस था वहां पे, है ना, और पोलोनियस को वो मार देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर मरता है जिसका नाम है पोलोनियस। फिर घोस्ट ऑफ द लेट किंग रीअपियर्स, आस्क्स हैमलेट नॉट टू डिले द रिवेंज। अब घोस्ट दोबारा से अपीयर होता है, कहाँ? हैमलेट के सामने, और हैमलेट को कहता है कि जब देखो डिले मत करो, रिवेंज लेने में डिले मत करो, जितनी जल्दी है उतनी जल्दी रिवेंज ले लो। लेकिन मीनवाइल Claudius hatches a plan to set Hamlet out of Denmark to England. Hamlet discovers Claudius' plan and so sends Rosencrantz and Guildenstern instead and has them killed. अब क्या होता है कि ये बात का देखो, थोड़ा मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट इसमें स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए एक्ट को छोटे एक्ट में ही कंप्लीट करने की कोशिश है। तो यहाँ पे क्लाउडियस जो है, क्योंकि देखो घोस्ट को पता है कि घोस्ट को मारा है क्लाउडियस ने, और अगर हैमलेट लेट करेगा, अगर इसको मारने में, रिवेंज लेने में थोड़ा डिले करेगा, तो मे बी हैमलेट को ही ये मार देगा, है ना। इसलिए वो क्या कहता है, इसलिए जो क्लाउडियस है ना, अब देखो क्लाउडियस हैच कर रहा है एक नया प्लान। क्या प्लान कर रहा है कि हैमलेट को दोबारा से डेनमार्क से हटा के कहाँ भेज देगा? इंग्लैंड भेज देगा। और जो हैमलेट है वो डिस्कवर करता है, क्या डिस्कवर करता है कि देखो क्लाउडियस का प्लान ऐसा है, तो वो क्या करता है, वो रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टन जिसके द्वारा इसको भेजा जाता है ना, उसी को दोबारा ये भेज देता है और इसका डेथ हो जाता है। मतलब रोजन एंड गिल्डस्टन, अब देखो उसमें एक लेटर रहता है बेसिकली, और उस लेटर में लिखा रहता है, जो रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टन को जो लेटर दिया जाता है उसमें इंग्लैंड के राजा को डेनमार्क का राजा कहता है कि जो भी वहां पे जाएगा उसको मार देना, किल देम। तो ऑब्वियस बात है कि हैमलेट को पता चल चुका है क्योंकि उसने लेटर देख लिया। अब उस लेटर को रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टन को दे देता है और कहता है कि तुम इसको डिलीवर करना है। इससे बीच में थोड़ा फाइट होता है, समंदर से होते हुए जब रास्ते में जाता है तो समंदर के रास्ते में थोड़े कुछ डाकू मिल जाते हैं, है ना, जो समुद्री डाकू जिसको कहते हैं, वो लोग मिल जाते हैं। फिर उससे फाइट होता है और उसमें इसको बचाया जाता है, मतलब हैमलेट को बचाया जाता है वहाँ पे। और रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टन वहाँ पहुँच जाता है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में उसकी क्या करती है, उसको मतलब मार दिया जाता है, उसको मौत की घाट उतार दिया जाता है। इसलिए कहता है, उसके बाद क्या होता है कि जब वापस लौट रहा होता है कौन, हैमलेट, तो वहाँ पे ओफिलिया गोज मैड आफ्टर हैमलेट्स रिजेक्शन एंड द मॉर्निंग टू डेथ ऑफ हिज फादर, देयरफॉर कमिट सुसाइड बाय फॉलिंग इनटू अ पॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ओफिलिया है वो सुसाइड कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसे रिजेक्शन, हैमलेट का रिजेक्शन बिल्कुल भी उससे सहा नहीं जा रहा और काफ़ी मॉर्नफुल है, और उसे लग रहा है कि अब उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा क्योंकि हैमलेट ने भी उसको छोड़ दिया। इसलिए वो क्या करती है, सुसाइड कमिट कर लेती है और पॉन्ड में गिर के मर जाती है। अब देखो ये कहीं भी बुक में नहीं लिखा है कि सच में पॉन्ड में गिर के मरती है, लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि जब दोबारा से हैमलेट रिटर्न हो रहा होता है इंग्लैंड से, क्योंकि मैंने बताया ना इंग्लैंड जा रहा होता है रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टन के साथ, लेकिन रास्ते में समंदर में समुद्री डाकू के साथ उसका फाइट हो जाता है। तो एक प्रिंस होता है, वो प्रिंस उसको बचाता है, और बचा के जब ये वापस आ रहा होता है दोबारा से, जब डेनमार्क वापस आ रहा होता है, तो उसने रास्ते में एक खुदाई करते हुए देखता है। ये जो ग्रेव डिगर होते हैं ना, वो खुदाई कर रहे होते हैं, तो उसे ग्रेव डिगर से पूछने के बाद इसको पता चलता है कि ये ग्रेव किसी लड़की का मतलब ग्रेव मतलब डिग किया जा रहा है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ओफिलिया थी। फिर वहां पर से पता चलता है ग्रेव डिगर से कि ये ओफिलिया एक तरह से पॉन्ड में डूब के मर गई थी। ठीक है, इसकी बहुत फेमस पेंटिंग है, जॉन एवरेट मिलाइस ने इस पेंटिंग को बनाया था, विक्टोरियन एज के पेंटर थे, उसकी मैं फोटो दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया ओफिलिया भी अब मर चुकी है, ओफिलिया का भी डेथ हो चुका है, और वो उसका डेथ हैमलेट के रिजेक्शन की वजह से हुआ है। ठीक है, क्लियर है? Yes. अब एक्ट 5 बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, इसको भी खत्म ही कर देते हैं। आगे कहता है एक्ट 5 में कि हैमलेट इज ऑन हिज वे टू डेनमार्क, मीट्स होराशियो एंड ग्रेवडिगर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ एंड डेथ। यहाँ पे एक तरह से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन है
जहाँ पे हैमलेट जब डेनमार्क की तरफ वापस लौट रहा होता है तो वो होराइशियो से मिलता है और ग्रेव डिगर से मिलता है, देखता है ग्रेव डिगर डिग कर रहे होते हैं, है ना, और लाइफ और डेथ के बारे में क्वेश्चंस पूछता है। फिर वहाँ पे हैमलेट लर्न्स दैट इट इज ओफिलियाज ग्रेव दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, और उसे पता चल जाता है कि ये ओफिलिया का ग्रेव है जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है। फिर मीनवाइल लेडीज जो है वो वापस आ जाता है कहाँ, इंग्लैंड, टू टेक ओवर हिज फादर्स पोजीशन एट कोर्ट, क्योंकि अब उसके फादर का डेथ हो चुका है, पोलोनियस के सॉरी लेडीज के फादर का डेथ हो चुका है पोलोनियस का, तो पोलोनियस का जो जगह है वो किसको मिलने वाला है, उसके बेटे लेडीज को मिलने वाला है। इसलिए वो अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस कहाँ आ रहा है, डेनमार्क आ रहा है। और देखो सब आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे लेडीज मिल रहा है, होराइशियो मिल रहा है, ग्रेव डिगर मिल रहा है, मतलब सब एक जगह जहाँ पे ग्रेव डिग किया जा रहा है वहां पे। लेडीज जो है इज डाइंग टू टेक रिवेंज ऑन डेथ्स ऑफ हिज फादर एंड सिस्टर। अब लेडीज भी अंदर से बहुत गुस्से में है। क्यों गुस्से में है, क्योंकि उसके फादर और उसकी सिस्टर का डेथ के पीछे जो कॉज है वो है हैमलेट। अब यहाँ पे लेडीज भी अपने फादर का और अपने सिस्टर का रिवेंज लेने की सोच रहा है। देख रहे हो कितना रिवेंज हो रहा है यहाँ पे। फिर क्लाउडियस makes the best use of his opportunity by fixing a duel between Hamlet and Laertes. Both dies of poison sword. अब देखो यहाँ पे बीच में मैंने बहुत कट कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें छुपा दिया है, मतलब क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जैसे ये जो कॉन्वर्सेशन है ग्रेव डिगर और हैमलेट के बीच में, क्योंकि ग्रेव डिगर से पूछता है ये किसका, मतलब वहाँ पे स्कल मिलता है, वो पूछता है ये किसका स्कल है, तो बोलता है बहुत पुरानी एक जस्चर है उसका स्कल है। तो इस तरह से कुछ कुछ कॉन्वर्सेशन है जिसको मैंने एमिट कर दिया, जिसको मैंने डाला नहीं क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मे बी अगर एग्जाम में अगर पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है, बट बीपीएससी में नहीं आएगा, है ना, इसलिए भी कोई इशू नहीं है उसका। वैसे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे फिर हैमलेट को पता चल गया ओफिलिया का डेथ हो चुका है ना, और ओफिलिया का जो ग्रेव है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। उसी समय लेटिस वापस आता है और लेटिस इस बात में काफ़ी गुस्सा है कि उसका फादर और उसके सिस्टर का जो डेथ है उसके पीछे जो रीज़न है वो हैमलेट है। अब क्लाउडियस इस बात को एक तरह से अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है और उसने क्या किया, फिक्स कर दिया एक डुअल फिक्स कर दिया, किसके किसके बीच, हैमलेट और लेडीज के बीच। डुअल उसको कहते हैं ना कि जब किसी को रिवेंज लेना होता है या जब किसी को लड़ाई करनी होती है तो दो आदमी को शॉट दे दिया जाता है और कहता है कि तुम आपस में लड़ लो और जो मर जाएगा है ना वो खत्म, और जो बच गया उसको सारी चीज़ें मिल जाएगी एक सेंस में। तो यहाँ पे हैमलेट और लेडीज के बीच में फाइट किया जाता है और दोनों के दोनों पॉइजन, मतलब क्योंकि शॉर्ट जो उसका स्वॉर्ड होता है, जो उसकी तलवार होती है, उस तलवार में पॉइजन लगा होता है और उस पॉइजन से दोनों एक दूसरे को मार देता है। लेकिन अभी मरा नहीं है, समझ लो कि पहले ये मर जाता है, पहले लेडीज मर जाता है, लेकिन लेडीज ने हैमलेट को भी एक शॉट दे मारा है। तो देखो अब हैमलेट भी मरने के कगार पे है। यहाँ पे क्या होता है, उसी समय गर्टरूड टू डाइज by drinking from a poison cup that Claudius had intended for Hamlet if the sword doesn't kill him. अब देखो बहुत चालाकी से क्लाउडियस ने क्या किया था कि अगर स्वॉर्ड से, क्योंकि स्वॉर्ड चलाने में बहुत महारत हासिल किए हुए था हैमलेट, और उसे लगा कि अगर हैमलेट नहीं मरेगा स्वॉर्ड से तो उसको क्या करेंगे, उसको ये एक वहाँ पे वाइन था, वाइन का ग्लास था, वो उसमें उसने जहर डाल दिया था, पॉइजन डाल दिया था, और सोचा कि अगर इससे नहीं मरेगा तो उसको पॉइजन पिला के उसको मार देंगे, है ना। तो लेकिन वो पॉइजन गर्टरूड पी लेती है। तो देखो यहाँ पे गर्टरूड को किसी ने नहीं मारा, लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्निकली क्लाउडियस ने मारा। अब गर्टरूड उस पॉइजन को पीती है और गर्टरूड मर जाती है, ठीक है। और ये सारी चीजें कौन, हैमलेट मरते हुए हैमलेट देख रहा है। फिर हैमलेट किसी तरह से मैनेज करता है टू स्टैब क्लाउडियस, और समहाउ हैमलेट मैनेजेस टू स्टैब क्लाउडियस, और क्लाउडियस को स्टैब करके क्लाउडियस को भी हैमलेट मार देता है, क्योंकि वो जो क्या कहते हैं ये जिस चीज से वो स्टैब कर रहा है उसमें भी पॉइजन है, उसमें भी जहर है ना। उससे कौन मर जाता है, क्लाउडियस मर जाता है। अब देखो यहाँ पे गर्टरूड मर गई, पोलोनियस शुरुआत में ही मर गया था, उसका बेटा लेडीज मर गया, उसकी बेटी ओफिलिया मर गई। अब यहाँ पे किंग क्लाउडियस भी मर चुका है। अब उसी समय फ्रॉन्टिब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे गेट्स द थ्रोन। अब फ्रॉन्टिब्रास वापस आ रहा है, मतलब फ्रॉन्टिब्रास जो था यही किसको बचाया था, हैमलेट को बचाया था डूबते हुए, है ना। तो ये जो फ्रॉन्टिब्रास है ना, वो कहाँ का, नॉर्वे का राजा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो प्रिंस हैमलेट का जो फादर था, किंग हैमलेट, उसने फ्रॉन्टिब्रास के फादर को मारा था और नॉर्वे पे कब्जा किया था। अब इसको समय मिल गया, है ना, फ्रॉन्टिब्रास जो है उसको मौका मिल गया, क्योंकि अब राजा है नहीं यहाँ पे, तो उसको मौका मिल गया दोबारा से डेनमार्क पे चढ़ाई करके डेनमार्क को जीत लेने का। अब वो आता है अपने थ्रोन को लेने के लिए, और लास्ट में इवेंचुअली थ्रोन को कौन कब्जा करता है, फ्रॉन्टिब्रास कब्जा करता है, ठीक है, याद रखना। और देखो हैमलेट का ये लास्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सॉलिलिकी है, मैंने कल बताया था ना सॉलिलिकी, याद है।
सॉलिलिकी मैंने बताया था। Yes, sir. हाँ, एक तरह से नहीं, सॉलिलिकी नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉलिलिकी नहीं है, यहाँ पे प्रोलेप्सिस यूज किया गया। इसे देखते हैं, कहता है कि हेवन मेक दी फ्री ऑफ इट, आई फॉलो दी, आई एम डेड होराशियो। देखो ये जो सेंटेंस है, आई एम डेड होराशियो, दिस इज अ प्रोलेप्सिस। प्रोलेप्सिस का मतलब होता है कि फ्लैश फॉरवर्ड में कहानी जाना, विच मीन्स कि अभी अभी मरा नहीं है, अभी हैमलेट मरा नहीं है, वो अपने फ्रेंड के गोद में पड़ा हुआ है। अपने फ्रेंड, कौन है उसका फ्रेंड? होराशियो। होराशियो के गोद में पड़ा हुआ है, एकदम बिल्कुल मरने के कगार में है, लेकिन ही नोज दैट ही इज गोइंग टू डाई। तो वो स्टेटमेंट बोलता है आई एम डेड होराशियो। डेड, देख रहे हो ना, ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, ऑलरेडी मर चुका है, कह रहा है कि मैं मर चुका हूँ होराशियो, आई एम डेड। इसी को प्रोलेप्सिस कहते हैं, मतलब कहानी फ्लैश फॉरवर्ड में जा रहा है, ठीक है। कहता है कि रेचेड क्वीन अडियो, अब अपनी क्वीन मतलब अपनी मदर को भी कहता है रेचेड क्वीन, जो उसकी माँ है गर्टरूड है, उसको भी कहता है रेचेड क्वीन थी, देखो कितनी बेकार महिला थी, बेकार रानी थी, है ना, उसको भी बाय कहता है अडियो। You that took pale and tremble at this chance, that are but mutes an audience to this act, had I but time at this fell sergeant death, in stitch in the arrest, oh I could tell you, but let it be, Horatio I am dead। देख लो बार बार कह रहा है Horatio I am dead, thou livest report me and my cause all right to the unsatisfied, which means last में वो अपने फ्रेंड को कहता है कि होराशियो मैं तो मर गया, मतलब मैं तो खत्म हो गया, मैं तो मर गया, तुम जो हो तुम बचे रहोगे, और तुम क्या करना, रिपोर्ट करना, है ना, ये जो हुआ डेनमार्क में जो हुआ इस चीज़ के बारे में रिपोर्टिंग करना, और बताना कि कितना बुरा हाल हुआ, मतलब किस तरह से डेनमार्क के राजा का मर्डर हुआ, ये सारी घटनाएं तुम आगे आने वाले जनरेशन को बताना। ये कहता है कौन? ये कहता है प्रिंस हैमलेट। अब क्योंकि वो राजा बना नहीं है इसलिए उसको हैमलेट, किंग हैमलेट तो नहीं बोलेंगे, प्रिंस हैमलेट लास्ट में मरते मरते, और कहाँ मरता है? वो अपने फ्रेंड के गोद में मरता है, और उसी समय फ्रॉन्टिप्रस आता है, मरते हुए देखता है हैमलेट को, और हैमलेट जब मर जाता है तो उसका जो क्रियाकलाप जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छे से फ्रॉन्टिप्रस कराता है, कि बोलता है कि हैमलेट बहुत अच्छा आदमी था, है ना, मुझे हैमलेट से कोई सिकवा गिला नहीं है, इसलिए हैमलेट को जो, क्योंकि डेथ के बाद जितने भी ट्रेडिशन के अनुसार जो भी चीज़ें कराई जाती है वो अच्छे से किया गया, और फ्रॉन्टिप्रस एक नया राजा बना डेनमार्क का, और यहाँ पे कहानी एंड होता है हैमलेट के डेथ के साथ।